अमित शाह की नई टीम का हुआ ऐलान। टीम में 8 महासचिव और 11 उपाध्यक्ष हुए शामिल। वरुण गांधी अमित शाह की नई टीम से नदारद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को किया आईएनएस कोलकाता समर्पित। कहा, आईएनएस कोलकाता भारत के बुद्धि बल का परिचायक है। नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह की खाली लोकसभा सीटों पर उपचुनाव 13 सितंबर को। मेडक सीट पर भी होंगे उपचुनाव। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीएसएफ काफिले पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद और 4 घायल। नमस्कार, एमई न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कपिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम में 8 महासचिव और 11 उपाध्यक्ष को शामिल किया गया है। जेपी नड्डा, राजीव प्रताप रूडी, मुरलीधर राव, राम माधव, सरोज पांडे, भूपेंद्र यादव, आरएस कटेरिया और रामलाल को महासचिव बनाया गया है। पार्टी के संविधान के अनुसार 2 और नेताओं को महासचिव बनाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की टीम में महासचिव रहे वरुण गांधी का नाम अमित शाह की नई टीम से गायब है, जबकि उनके नाम को तय माना जा रहा था। बीजेपी ने बी दत्तात्रेय, बीएस येदियुरप्पा, सतपाल मलिक, मुख्तार अब्बास नकवी, पुरुषोत्तम रूपाला, प्रभात झा, रघुवर दास, किरण माहेश्वरी, रेणु देवी, दिनेश शर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। नए संसदीय बोर्ड का ऐलान भी आज किया जा सकता है। चलिए ग्राफिक के जरिए नजर डाल लेते हैं। अब बंडारू दत्तात्रेय, बीएस येदियुरप्पा, सतपाल मलिक, मुख्तार अब्बास नकवी, पुरुषोत्तम रूपाला, प्रभात झा, यह अमित शाह की नई टीम है, जिनमें उपाध्यक्ष जिनको बनाया गया है अरुण कुमार जैन, इनको ऑफिस सचिव नियुक्त किया गया है। तो वहीं उपाध्यक्ष में रघुवर दास, किरण माहेश्वरी, विनय सहस्रबुद्धे, रेणु देवी, दिनेश शर्मा को शामिल किया गया है। जगत प्रकाश नड्डा, राजीव प्रताप रूडी, मुरलीधर राव को महासचिव बनाया गया है। राम माधव, सरोज पांडे, भूपेंद्र यादव महासचिवों की सूची में शामिल। तो वहीं रामशंकर कठेरिया और रामलाल को गृह मंत्री संगठन बनाया गया है। वहीं अगर संयुक्त सचिव की बात करें संगठन में, तो वी सतीश, शिवदान सिंह, और सचिव की बात करें तो श्याम जाजू, अनिल जैन, एच राजा को शामिल किया गया है। राम विचार नीतम, अरुण सिंह, सिद्धार्थ नाथ सिंह को सचिव बनाया गया है। सरदार आरपी सिंह, श्रीकांत शर्मा, ज्योति धुर्वे को सचिव नियुक्त किया गया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की टीम का आज ऐलान किया गया। टीम के इस गठन पर बीजेपी नेता संबित पात्रा से खास बात की हमारी संवाददाता वर्षा गौतम ने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की पार्टी के सदस्यों का ऐलान हो चुका है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी। सर, आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में, आपको स्वाभाविक रूप से बहुत हर्षित हूँ, रोमांचित भी हूँ कि एक साधारण व्यक्ति को, एक उड़ीसा के गरीब गांव से आया हुआ व्यक्ति यहाँ तक भी आ सकता है संगठन में। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय अमित शाह जी का, जो उन्होंने एक युवाओं के टीम पे विश्वास जताया है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, जिस प्रकार से अमित शाह जी ने लगातार मेहनत किया था कैंपेन के दौरान, हम सब के लिए बहुत बड़ी अनुभूति थी। हमने बहुत शिक्षा ली है और हम प्रयास करेंगे कि ठीक उसी प्रकार हम लोग मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के विषयों को, विचारों को घर घर तक पहुँचाएं। आप पहले से ही पार्टी में बने हुए थे, लेकिन अब औपचारिक रूप से आपको एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में पद सम्मानित रूप से दिया गया है। अब आपको एक मौका मिलेगा पार्टी को डिफेंड करने का। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पार्टी को डिफेंड अब नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है और हमारी सरकार है।
भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। यहाँ केवल विकास की बातें होंगी, यहाँ केवल डेवलपमेंट की बातें होंगी। जहाँ केवल विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, कोई करप्शन नहीं होगा, तो वहाँ डिफेंड करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? वहाँ डिफेंड की आवश्यकता नहीं, वहाँ केवल वेलफेयर स्कीम्स को हम अपनी वाणी के माध्यम से घर घर तक पहुँचाएंगे। जाहिर सी बात है, जिस पार्टी का ये नारा हो ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस पार्टी को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ वर्षा गौतम, एमई न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईएनएस कोलकाता को राष्ट्र को समर्पित किया। स्वदेशी तकनीक से बने देश का यह सबसे बड़ा युद्धपोत है। प्रधानमंत्री के साथ इस मौके पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर.के. धवन भी मौजूद रहे। साथ ही रडार की पकड़ में न आने वाले 6,800 टन वजन वाले कोलकाता श्रेणी के इस युद्धपोत का डिजाइन भारतीय नौसेना के डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। वहीं मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसके निर्माण का काम सितंबर 2003 में शुरू किया था। हम आपको बता दें कि भारत की इसी तरह के 2 अन्य युद्धपोत बनाने की भी योजना है। इस जंगी पोत में अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां लगाई गई हैं, जिसमें पनडुब्बी रोधी प्रौद्योगिकी भी शामिल है। आईएनएस कोलकाता को देश को समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नवी मुंबई में 6,000 करोड़ रुपए के स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस मौके पर मोदी ने कहा कि हमारी कोशिश सरलीकरण की तरफ है। देश को आयात से ज्यादा निर्यात पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आईएनएस कोलकाता भारत के बुद्धि बल का परिचायक है। अब तक भारत में युद्ध क्षेत्र के लिए, संरक्षा क्षेत्र के लिए जिन भी चीजों का निर्माण हुआ है, उसमें आईएनएस कोलकाता ये सबसे बड़ा इंडिजीनियस निर्माण कार्य है। मैं इसके लिए देश के इस युवा बुद्धिबल को, उनके सामर्थ्य को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और जब हम आज आईएनएस कोलकाता राष्ट्र को समर्पित करते हैं, उसी पल हम विश्व को भारत की इस बुद्धि धन का परिचय भी दिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आईएनएस कोलकाता को देश को समर्पित करने के बाद नवी मुंबई के स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस मौके पर मोदी ने कहा कि देश को आयात से ज्यादा निर्यात पर ध्यान देना चाहिए। मोदी ने कहा कि हम लोग तेजी से एक्साइजेड के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने का काम करेंगे। एसईजेड की निगरानी के लिए विशेष दल बनाएंगे। निर्यात के लिए बंदरगाह, रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के मुंबई दौरे पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का, आइए सुन लेते हैं। देखिए, एक बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये वारशिप 2 महीने में नहीं बनता है। इसका सारा क्रेडिट कांग्रेस की सरकार का है और प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए कि ये क्रेडिट कांग्रेस की सरकार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को जापान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान असैन्य परमाणु सहयोग, सुरक्षा, रक्षा और व्यापार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती प्रदान की जाएगी। 31 अगस्त से 3 सितंबर की अपनी जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जापान नरेश अकिहितो से मुलाकात करेंगे और साथ ही अपने समकक्ष शिंजो अबे के साथ शिखर वार्ता में भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने उनकी यात्रा की घोषणा करते हुए बताया कि भारत और जापान की सामरिक और वैश्विक भागीदारी है। प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से भारत और जापान के बीच दोस्ती का रिश्ता मजबूत होगा। कांग्रेस से निलंबित किए गए बीरेंद्र सिंह आज बीजेपी में शामिल हुए।
हरियाणा के जींद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली में बीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हुए। जींद की रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने खुद पहुंचकर बीरेंद्र सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। ये रैली चौधरी बीरेंद्र सिंह के करीबी माने जाने वाले संगठन की रैली है। जींद की रैली को अमित शाह ने संबोधित किया। हम आपको बता दें कि चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से नाराज चल रहे थे। कुछ दिनों पहले बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी और पार्टी में बगावती सुर भी उठाए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने बीरेंद्र सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनवाने की जुगत में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मांझी की मुश्किलें उनके बेटे ने ही बढ़ा दी हैं। मांझी के बेटे पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। बेटे की इस करतूत की वजह से वो विवादों में फंस गए हैं। ये आरोप बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने लगाया है। सुशील मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री के बेटे ने एक महिला पुलिसकर्मी का यौन शोषण किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बेटे ने बोधगया के आरके पैलेस होटल में एक महिला पुलिसकर्मी का यौन शोषण किया और फिर अपने पिता के ऊंचे रसूख का फायदा उठाकर मामले को रफा दफा कर दिया। वहीं पुलिस भी इस मामले में कुछ भी कदम उठाने से कतरा रही है। इसलिए मोदी ने जल्द से जल्द प्रवीण मांझी को गिरफ्तार करने की मांग की है। इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता राशिद अलवी का, ये सुन लेते हैं। देखिए, इस पे मैं इतना कहूँगा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री का बेटा अगर इस तरीके के काम करता है, इस्तीफ़ा देना न देना उनका अपना इख्तियार है, लेकिन जो आदमी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा वायुसेना एयरफील्ड के बाहर आतंकवादियों ने बीएसएफ के एक वाहन को निशाना बनाकर गोलीबारी की, जिसमें 2 बीएसएफ जवानों की मौत हो गई और 4 जवान घायल हो गए। घायलों को सैन्य अड्डे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस दस्ते पर आतंकवादियों ने हमला किया था वो बीएसएफ की 165वीं बटालियन की जी कंपनी से जुड़ा है। आतंकवादियों ने सेना की एक जिप्सी पर गोलीबारी की, जिसमें बीएसएफ का दस्ता बैठा हुआ था। गोलीबारी के तत्काल बाद बीएसएफ के दूसरे सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी गोलीबारी की, लेकिन आतंकी वहां से भाग निकले। पिछले साल की तबाही के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का कहर बनकर टूटा। गुरुवार रात से शुक्रवार शाम तक हुई मूसलाधार बारिश और बादल फटने से 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पौड़ी, देहरादून और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश से मुश्किल हालात बने हुए हैं। प्रदेश सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है और सभी जिलों के डीएम को तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं जगह जगह रास्ते बंद होने से राहत और बचाव कार्य भी प्रभावित हुआ है। स्थिति गंभीर होती देख प्रदेश सरकार ने आईटीबीपी, एसएसबी और सेना की तत्काल मदद मांगी है। न्यायपालिका में शीर्ष स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आयोग गठित का रास्ता साफ भले ही हो गया हो, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर छिड़ी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा का कहना है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बैठे लोगों को एक दूसरे के कार्य क्षेत्रों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए और उन्हें अपने निर्धारित क्षेत्र की सीमा में ही काम करना चाहिए। उन्होंने ये बातें देश के 68वें स्वतंत्रता दिवस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित समारोह में कही। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे भरोसा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद में बैठे लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान रखेंगे और उन्हें उनके निर्धारित कार्य क्षेत्र के अंतर्गत बिना किसी बाधा के काम करने देंगे। चलिए अब एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अमित शाह की नई टीम का हुआ ऐलान। टीम में 8 महासचिव और 11 उपाध्यक्ष को मिली जगह। वरुण गांधी अमित शाह की नई टीम से नदारद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को सौंपा आईएनएस कोलकाता।
कहा आईएनएस कोलकाता भारत के बुद्धिबल का परिचायक। नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह की खाली लोकसभा सीटों पर उपचुनाव 13 सितंबर को, मेडक सीट पर भी होंगे उपचुनाव। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीएसएफ काफिले पर आतंकी हमला, 2 जवान हुए शहीद जबकि 4 घायल। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमई न्यूज के साथ। नमस्कार।